नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कंपटीशन विंग की टीम आपके लिए जो एमसीक्यू सीरीज़ ला रही है वो आपके सीजीपीएससी जो प्री है 2023 उसको टारगेट करके ला रही है ना। तो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा और पेपर तो फरवरी में है। अब देखिए, जो अब आज जो मैं एमसीक्यू सीरीज़ जो स्टार्ट किया हूँ वो आपका रहेगा, ये हिस्ट्री पे बेस्ड रहेगा। जैसे कि पिछले वर्ष के क्वेश्चन को आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में किस प्रकार से उलझनों भरा क्वेश्चन आया था। जैसे वास्को द गामा का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कब आया, कब गया, कितने सालों तक रहा, वो था। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके नार्वल से बुकों में नहीं मिलेंगे, है ना। तो पीएससी अगर आपको निकालनी है प्री, है ना, तो उसके लिए आपको एक फैक्चुअल नॉलेज होनी ही चाहिए, संख्यात्मक नॉलेज, और एक आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, दोनों होनी चाहिए। तब आप अपना श्योर होंगे कि आपका प्री निकल ही जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत जने का देखना कि कई लोग इंटरव्यू भी दे दिए हैं, पोस्ट में भी है, फिर भी उनका प्री नहीं निकलता। तो उस हिसाब से आपको जो मैं एमसीक्यू जो सीरीज़ लाया हूँ उसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं प्री में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगर आप इनका आंसर नहीं जानते तो वो आपका एक डार्क जोन रहेगा, उस डार्क जोन को दूर करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं जब नोटिफिकेशन आएगा, अब वो 1 हफ्ते के बाद तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो उस समय आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो रिलेटेड है आपके प्राचीन इतिहास के स्रोत। वो कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, इससे संबंधित है, और ये पहला वीडियो है हमारा। तो सबसे पहले इसको ये करने से पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि जो स्रोत है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्रोत अगर बात किया जाए तो आप देखिए स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ये स्रोत आपको दो प्रकार से देखने को मिलते हैं, है ना। एक होता है आपका पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत, और एक है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत इसी को फिर आप बांट दोगे तो देसी साहित्य आता है आपका, देसी साहित्य आता है। देन आपका जो आता है वो आता है आपका विदेशी साहित्य, जिसमें हम क्या करते हैं, जो यात्रा वृतांत है उसको हम लेके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा जानकारी होगा किस प्रकार से इसका स्रोत है। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा अपन देखते हैं कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन रहेगा। मैंने उन क्वेश्चनों को रखा है जिसमें आपका किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, संख्यात्मक, है ना। 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, उसकी संख्या कितनी है, महाभारत में कितने पर्व हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पीएससी पूछते रहता है, जो अमूमन इस चीज़ को आपको पढ़ के जाना ही है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आया है वो है आपका कल्हड़। कल्हड़ से संबंधित है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी के संबंध में क्या सही नहीं है, सही नहीं है ये बोला गया है। तो क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें कुल 8 तरंग है। तो सबसे पहली बात, इस राज तरंगड़ी के बारे में मैं एक बात बता दूं। इस राज तरंगड़ी के बारे में क्या है, इसका अर्थ, राज तरंगड़ी का अर्थ है राजाओं की नदी। इसके अर्थ के बारे में बात किया जाए तो यह है राजाओं की नदी, इसका अर्थ है राजाओं की नदी, इसका अर्थ है। ठीक है, राजाओं की नदी इसका अर्थ है। सबसे पहली बात, इसमें जानकारी की जो हमको मिलती है, वो जो जानकारी मिलती है वो कितनी शताब्दियों तक की मिलती है। तो ये है आपका 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी तक की जानकारी मिलती है, मतलब शुरुआत से लेके 12वीं शताब्दी तक की जानकारी अपन को यहाँ से मिलती है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किसके किसके बारे में जानकारी मिलती है, ये भी तो पूछ सकता है आपका, कश्मीर के राजवंशों में कौन कौन से राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कश्मीर में 3 वंश है जिसको अमूमन बोला जाता है ब्राह्मण वंश, का यूज़ करते हैं नॉर्मल इतिहासकार। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि उसमें ब्राह्मण वंश कहीं नहीं है, लेकिन अमूमन एक तौर पर उसको ब्राह्मण वंश ही बोला जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कारकोट वंश। ठीक है, ये कारकोट वंश पढ़ा होगा। इसके बाद जो आता है वो है आपका उत्पल वंश आता है। ओके, उत्पल वंश आता है। फिर आता है आपका लोहार वंश, है ना। वही लोहार वंश है जिसमें संग्राम राज व्यक्ति आएगा, रानी दिद्दा आएगी, इन सभी वंशों से संबंधित ही है, सूर्यमिति आएगी। ये सभी जानकारी अपन को कहाँ से मिलता है,
तो कारकोट वंश, उत्पल वंश, लुहार वंश की जानकारी हमको रास तरंगड़ी नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक है कल्हड़। ठीक है, और इसमें फैक्चुअल बात किया जाए तो संख्यात्मक अगर डाटा की बात किया जाए, संख्यात्मक डाटा की बात किया जाए तो इसमें कुल 8 तरंग है। 8 तरंग मतलब 8 अध्यायों से है ना, 8 तरंग है और 8 ये अध्यायों से संबंधित है। और दूसरा है इसमें कुल 8000 तरंग है बोल रहा है, तो ये 8000 तरंग नहीं है, आपको याद रखना है, ये है आपके 7900, एक मिनट, 7926, ये यहाँ पे तरंग नहीं है, ये श्लोक है ये। ठीक है, श्लोक है। इसमें कितना है, 7926 श्लोक है, तो ये क्वेश्चन तो गलत ही हो गया। इसे 12वीं सदी में लिखा गया है ना, 12वीं सदी में लिखा गया है, लेकिन कश्मीर जो राजवंश है 0 शताब्दी से लेकर उसकी क्या क्या इतिहास हैं उसको पूरी तरह से बताया गया है, तो ये कथन सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या हो गया, 8000 तरंग। पीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, 7926 तरंग है, श्लोक है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए, जैन साहित्य के संबंध में क्या सही नहीं है, तो जैन साहित्य को समझने से पहले अपन को थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि जैन साहित्य में क्या चीजें हैं। ओके, तो जैन साहित्य की बात किया जाए इसमें, तो साहित्य को ये बोला जाता है, यहाँ की जो साहित्य है उसको आगम बोला जाता है। और ये कितने आगमों में विभक्त है जैन साहित्य, तो ये है आपके 46 आगमों में विभक्त है। ठीक है, अब इन अगर 46 को अपन देखा जाए, इस 46 को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, 46 है इसकी संख्या। अब इस 46 को कैसे अपन ये कर सकते हैं, तो देखिए 12 अंग है इसमें, 12 अंग है, 12 उपांग है, अंगों को समझने के लिए उपांगों की रचना की गई। 10 इसमें प्रकीर्ण है, 10 इसमें प्रकीर्ण है, 6 इसमें छेद सूत्र है, छेद सूत्र है, और इसमें है आपका 4 मूल सूत्र है और 2 सूत्र ग्रंथ है। ठीक है, अगर इसको जोड़ा जाए तो आपके 46 आएगा ही। देखिए 12 12 दूनी 24, 34 हो गया, 34 6 कितना हुआ 40, 40 44 और ये 46। इसको आपको याद रखनी है, कभी कभी ये पूछने आपके मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। ठीक है, जैसे बौद्ध साहित्य में आपने देखा होगा जातक कथाएं होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे आगम होती है। और दूसरा चीज है जैन साहित्य में पुराणों का योगदान है, जिसे चरित कहा जाता है। अब देखिए कि कई ऐसे ग्रंथ हैं जैन साहित्यों में जो आपके पुराणों से लिए गए हैं, है ना, इसलिए कभी कभी मिथ्याभास होता है कि क्या जैन साहित्य हिंदू साहित्य से जो उसके स्रोत है उसको लिया गया है क्या करके। ठीक है, तो ये आपका पुराणों से जो स्रोत लिया गया है उसको जैन साहित्य में क्या बोला गया है, चरित्र बोला गया है, चरित्र बोला गया है। ठीक है, ओके, आगम ग्रंथों में 10 अंग 10 उपांग है, तो 10 अंग नहीं है, 12 अंग और 12 उपांग है, मैंने यहाँ पे बता दिया, और 10 प्रकीर्ण तथा 6 छेद सूत्र है। ओके, तो ये आपका कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है, मत्स्य पुराण से सातवाहनों के विषय में जानकारी में। अब ये जो सेक्शन आया है वो है आपका किससे संबंधित है, ये जो आया है वो है आपके, ये जो आया है वो है आपके पुराणों से संबंधित है, कि कौन कौन सी वो पुराण है जिससे अपन को जानकारी मिलती है, किन किन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मत्स्य पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है, ये बोल रहा है सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है ना। सातवाहनों को क्या बोला जाता था, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, या इसी को जो बोला जाता था आंध्र भृत्य भी बोला गया है, आंध्र भृत्य भी बोला गया है। ठीक है, ये इनका नाम है। वायु पुराण से गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल ये वायु पुराण से आपके गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, वायु गुप्त करके याद रखते हैं। विष्णु पुराण से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी सही है, विष्णु पुराण से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो आया है आपका गलत जो आंसर है वो है आपका महाभारत 19 पर्वों है ये, है ना, ये 19 पर्वों है, ये 19 पर्व। जैसे कि महाभारत में अगर देखा जाए,
महाभारत कितने अध्यायों में बटा हुआ है? इसमें अगर अध्यायों की बात किया जाए तो ये अध्याय 18 है, और इसी जो अध्याय है उसको पर्व बोला जाता है ना। जो भगवत गीता है वो भी एक महाभारत का अंग है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ये भगवत गीता सुनाया था कि, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि जो अध्याय है वो 18 है, और अध्यायों को ही क्या बोला जाता है? इसको पर्व बोला जाता है। जैसे कि अभी राज तरंगिणी में क्या बोला जाता था? तरंग बोला जाता था अध्याय को, ठीक है। तो 18वां जो पर्व है, उस पर्व का अंतिम जो पर्व है, 18वां जो पर्व है, उसी का नाम है आपका भीष्म पर्व, ठीक है। बहुत सारे पर्व है, जैसे पंडवानी में आप सुनते होंगे कि महाभारत का एक ऐसा पर्व है शांति पर्व, जिसको गाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में एक मिथ्याभास था कि उस पर्व को कभी नहीं गाया जाता, जिसको तीजन बाई ने गाया था उस मिथ्याभास को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो अलग बातें हैं, लेकिन महाभारत में कितने पर्व है? तो 18 पर्व है, और 18 पर्व किससे संबंधित है? आपके भगवद गीता से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है पीएससी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अपन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी सिर्फ सही नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो देखिए क्या क्या कथन सही नहीं है। अजंता तथा बाघ गुफा चित्रकूट से गुप्त काल की उन्नत सांस्कृतिक दशा का पता चलता है। अजंता गुफा ये आपके वघोरा नदी के तट पर है महाराष्ट्र में, और बाघ गुफा ये है आपके मध्य प्रदेश में। इससे गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, तो बिल्कुल सही है ना। ओके, आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की थी। बिल्कुल, आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की थी। जैसे कि जैन धर्म कितने भागों में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की थी। वायु पुराण गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले प्रमुख स्रोतों में से एक है, अभी पढ़ के आए इसको। सुत्त पिटक के 4 भाग है ना। सुत्त विभंगु, खंदक, पातिमोक्ष तथा परिवार पाठ। अब यहाँ पे आइएगा कि जो जैन जो समिति थी या फिर बैठकें हुई, जिसमें जैन सभाएं हुई, उसमें आपके 4 हुआ था, है ना। उसी में आपके पिटकों की रचना की गई है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम इसकी जब रचना हुई थी तो उसमें इसको अनेक भागों में बांटा गया था। तो ये बोल रहा है सुत्त पिटक के 4 भाग है, नहीं, सुत्त पिटक के 4 भाग नहीं है, ये विनय पिटक के 4 भाग है। और ये आपको जो दिया गया है, ये जो सुत्त विभंगु, खंदक, पातिमोक्ष और परिवार पाठ, ये विनय पिटक के भाग है। सुत्त पिटक कितने भाग में है? आपके 5 भाग में। सुत्त पिटक आपके 5 भाग में है, ठीक है, 5 भाग में है। इसमें देखना खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, ये सभी चीजें आपने पढ़ी होगी, तो वो इसके 5 भाग हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, जो गलत है आपको उनको गलत को चुनना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के जो प्रमुखता शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है संगम राज्यों के बारे में। अब ये संगम जो साहित्य है आपने पढ़ा होगा, संगम काल भी पढ़ा होगा, उसमें आपके पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में अपन को इसके बारे में, ये जो संगम काल था ये माना जाता है, जिसमें कितने थे आपके? चोर, चेल और पांड्य। चोर, चेर है ना, चोर, चेर, और ये है आपका पांड्य। इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो ये सिंपली यही पूछना चाह रहा है। आपने पढ़ा होगा कि संगम जो साहित्य है या फिर संगम काल के बारे में जो जानकारी मिलती है, अशोक के जो शिलालेख है उन शिलालेखों में से 14 शिलालेखों में से एक शिलालेख आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक और शिलालेख है जिससे संगम साहित्य के बारे, संगम काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपने पहला जो शिलालेख है किसका? अशोक का, उसमें आपके पशु वध प्रतिबंध के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो देखिए पहला कहाँ पे है? ये वाला है ना, एलिमिनेट करिए, ये तो गलत ही हो गया, पहला और पहला पशुवध प्रतिबंध के बारे में बात किया गया है। अब आपका आएगा दूसरा और 13वां शिलालेख। तो 13वां शिलालेख आपको पता होगा ये कलिंग विजय से संबंधित है। किससे? कलिंग विजय से संबंधित है।
कलिंग विजय से संबंधित है, जिससे अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में जीता था। ठीक है, उसके बाद है आपका 14वां शिलालेख। तो इसमें ना 14वां शिलालेख में ये बोला गया है कि जो उत्कीर्ण करना है, जो शिलालेख है उसको किस प्रकार से उत्कीर्ण करना है, किन किन जगहों पर उत्कीर्ण करना है ना, और जनता के क्या कर्तव्य होंगे उन शिलालेखों के प्रति, इसके बारे में ये 14वां शिलालेख में बताया गया है। तो देखिए, दूसरा शिलालेख एक ऐसा शिलालेख है जिसमें स्पष्ट रूप से चोर, चेल और पांड्य इन तीनों राज्यों के बारे में वर्णन है ना। और 13वां जो शिलालेख है कलिंग विजय के साथ साथ उसमें जो दक्षिण भारत के राजवंश थे चोर, चेल, पांड्य, उसका भी यहाँ पे वर्णन है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। पहला तो हो गया पशुवध प्रतिबंध के बारे में है ना, उसके बारे में था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपने दूसरा तो पढ़ा ही होगा, दूसरा, लेकिन आपको 13वां और 14वां इसमें थोड़ा सा डाउट रहता। पीएससी ऐसे ही करता है, 2 क्वेश्चन तो आपको आराम से पता चल जाता है कि किस प्रकार से ये गलत हो रहा है ना। 2 ही क्वेश्चन में 50-50 ये होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राचीन अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने हेतु प्राचीनतम शाही आदेश है। देखिए, जो प्राचीन काल में आपने अकाल पढ़ा होगा, अगर डिटेल से, उसमें अकाल के बारे में जो जानकारी देती है उससे संबंधित कौन सा शिलालेख है, ये आपको पूछना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने आधुनिक काल में एक पढ़ा होगा स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग वही है जिसमें लॉर्ड लिटन के समय में भारत में प्रथम जो अकाल आयोग बना था वो है आपका। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके बारे में आपको अकाल से संबंधित तथ्य सामने आते हैं और उस अकाल से निपटने के लिए अकाल कोष या फिर धान्यागार की व्यवस्था की गई थी, इसके बारे में कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें वर्णन किया गया है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला है आपका सोहगौरा ताम्रपत्र है, दूसरा अशोक का रुमिंदी स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख। सभी को आप बारी बारी से ये करते हैं। सोहगौरा ताम्रपत्र लेख को थोड़ा सा स्किप करते हैं। सेकंड में आते हैं हम अशोक का रुमिंदी स्तंभ लेख, है ना। रुमिंदी स्तंभ लेख ये कहाँ है आपके भाई, ये है आपके नेपाल में। ठीक है, जब अशोक बौद्ध विहार करता है ना, गौतम बुद्ध से संबंधित जितने स्थलों है उसकी यात्राएं करता है, तो वो कहाँ जाता है, अशोक आपके रुमिंदी नेपाल में जाता है, जहाँ पे वो जाकर ये बोलता है, चूंकि अशोक जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वो नेपाल में हुआ है और नेपाल में जो हुआ है वो रुमिंदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है, तो उसने क्या किया कि वहाँ जो टैक्स लिया जाता था उसको 1/8 कर दिया था, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको अशोक का आर्थिक अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थिक अभिलेख बोलते हैं इसको, अशोक का। और ये क्या है आपका सबसे छोटा भी अभिलेख है, ये सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति में आते हैं, इसमें समुद्रगुप्त विजय अभियानों के बारे में चर्चा है इसमें, है ना, तो इसमें तो है ही नहीं। ओके, इसमें भी है ही नहीं। उसके बाद है चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख। आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा होगा, है ना। उसमें ये बोला गया है जो मेहरौली स्तंभ लेख है, जिसमें जो आपके लोहे के जो दरवाजे बने गए थे या फिर जो शिलालेख, हाँ शिलालेख है दरवाजे के रूप में है, तो वहाँ जो उत्कीर्ण हुआ है वो अभी जंग रहित है, अभी भी बोलते हैं कई लोग। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है, इसमें भी नहीं है। अब आपकी जाहिर सी बात है जो आंसर होगा वो सोहगौरा ताम्रपत्र होगा, लेकिन आंसर ऐसे ही नहीं होगा, इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सोहगौरा ताम्रपत्र क्या है, तो सोहगौरा ताम्रपत्र ये है, सोहगौरा ताम्रपत्र ये किसका है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है, और एक है आपका महास्थान अभिलेख, ये भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अब ये जो अभिलेख खोदे गए हैं इसकी एक स्टोरी है। कैसी एक स्टोरी है, देखिए, जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, उस समय शासन था उसका, तो उस समय 12 वर्षों का लगातार मगध में, उत्तर भारत में क्या आया, अकाल आया, है ना। लगातार 12 वर्षों तक अकाल आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए, व्यथित हुए बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया, एक सभा बुलाई, उसमें ये डिस्कशन ये किया गया कि 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ने का रीज़न क्या हो सकता है। तो वहाँ के जो संतों ने उसको बोला गया, है ना,
कि आपने अपने पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप किया है ना, उसी उन्हीं का कर्म है कि आपके राज्य में 12 वर्षों तक आपका क्या हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है ना। तो उन्हीं पापों को धोने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, अपना राजकाज है ना, अपना राजकाज छोड़कर अपने बेटे को देखकर कहाँ चल देते हैं, बिंदुसार है ना, बिंदुसार, उसको देकर वो कहाँ चले जाते हैं, आपके कर्नाटक में गोमतेश्वर में, ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, वहां पे जाके वो संलेखना विधि के माध्यम से अपना प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हुई, लेकिन वो वहां तो चले गए, लेकिन इससे पहले उसने एक प्रबंध किया, जो वहां के जो राजा के पास जितना भी अनाज था उसको क्या करने के लिए धान्यागार स्थापित किया अपने राज्य में। क्या किया, धान्यागार स्थापित किया सोहगौरा, उत्तर प्रदेश में है ना ये, और महास्थान आपके बंगाल में है। इन दोनों से यही समझ में आती है कि उन्होंने बंगाल में एक धान्यागार की स्थापना किया था, एक यूपी में किया था, ठीक है। तो अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयासों को ये दोनों, एक ताम्रपत्र है, एक अभिलेख है, ये आपको दर्शाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। अब देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उससे संबंधित है ये मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, और ये राक्षसों से संबंधित नहीं है ना। जैसे कि आप समझ रहे होंगे ये राक्षसों से युद्ध का ऐसा वर्णन होगा, ऐसा आप समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। विशाखदत्त का आपका जो मुद्रा राक्षस है, इसमें ये एक बात बताई गई है, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है तो किस प्रकार से उसको हराने के लिए, आपकी उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए किस किस प्रकार से उसके राज्य में षड्यंत्र हुए, है ना। इन सभी चीजों के बारे में ये वर्णन करता है कौन सा, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा डी होगा। किससे संबंधित है ये, दुर्भिसंधि से। दुर्भिसंधि मतलब जो बुरे मनोभाव से लेकर किसी के साथ क्या की जाती है, संधि की जाती है, उसी को दुर्भिसंधि पढ़ते हैं। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आता है ये दुर्भिसंधि, ठीक है। तो ये उससे संबंधित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में ये वर्णन करता है मुद्रा राक्षस। दूसरा चीज कि ये किसी भी नायक नायिकाओं से संबंधित नहीं है ना। बहुत सारे एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। तो ये क्या है, दुर्भिसंधियों से है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में ये है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को हटाया जाए, इससे षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसी से संबंधित ये जानकारी अपन को देती है, ठीक है। आपने अगर ये मानते, अगर आंसर लेना होता तो प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में वर्णन है। एक राजकुमार, एक अभिले महिला की प्रेम कथा, ये देखिए आगे है ये संबंधित। तो आप निश्चित रूप से ए या बी तो मार के ही आते हैं, लेकिन इसका आंसर हो आपका डी है। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करिए। सीरिया से प्राप्त मित्तनी अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख नहीं मिलता। मित्तनी अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख नहीं मिलता। मित्तनी अभिलेख कहाँ का, सीरिया का। विश्व का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो है आपके कौन सा, बोगज-कोई अभिलेख। क्या है आपका, बोगज-कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो मध्य एशिया का, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये चार जो वैदिक देवता है ना, मतलब आर्य जो देवता है, उसके बारे में अपन को जो वर्णन मिलता है वो बोगज-कोई अभिलेख से मिलता है। तो सीरिया से प्राप्त मित्तनी अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख नहीं मिलता। उल्लेख तो है यहाँ पे, आर्य नामों का तो उल्लेख है, कहीं न कहीं है, लेकिन नाम जो मिलता है वो बोगज-कोई अभिलेख से मिलता है। देखिए, भारत में प्राप्त अभिलेखों की आरंभिक भाषा क्या है आपका, प्राकृत है। आरंभिक अभिलेखों की भाषा प्राकृत है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी आया, वहां पे भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और ये कथन सही है। तो ये कथन सही हो गया। तो कौन कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही है, ठीक है। आपको ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि सिंधी घाटी सभ्यता से संबंधित जो पिछले बार के प्री में जो क्वेश्चन आया था वो किसी को समझ में नहीं आया था। देख लीजिएगा, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न कथनों पर विचार करिए। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन किया गया है ना। यजुर्वेद में तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन किया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ब्राह्मण वेदों की सरल तथा पद्यात्मक व्याख्या है।
अरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। ठीक है, तो ये तो सही कथन है, कौन सा वाला, अरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है, जिसमें व्यक्ति क्या करता था, जंगलों में निवास करके वो साहित्यों का अध्ययन करता था और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए या फिर अपने जो बौद्धिक क्षमता है उसको विकसित करने के लिए वेदों का, पुराणों का इस प्रकार से वो क्या करता था, अध्ययन करता था। और उन्हीं सभी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद अरण्यक ग्रंथों की रचना हुई, है ना। तो ये है आपके आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन, बिल्कुल ये सही है। ब्राह्मण वेदों की सरल तथा पद्यात्मक व्याख्या है, ये वर्ड ट्रिकी है, पद्यात्मक नहीं है भाई, ये है आपके गद्यात्मक व्याख्या है, क्योंकि वेद किस में लिखा गया है, आपके जो सामान्यतः वेद जो लिखा गया है वो पद्यात्मक में है ना। कविता का अगर आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, अर्थ निकालोगे तो आप उसको गद्य में ही तो निकालोगे ना भाई, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पद्यात्मक व्याख्या ना होके गद्यात्मक व्याख्या है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यजुर्वेद में यज्ञों नियमों तथा विधिविधानों को उल्लेख किया गया है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, 1 और 3 कहीं पे है क्या, बिल्कुल ये सी आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में 2वीं सदी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंधों, देखिए भारत फारस संबंधों के बारे में वर्णन किया गया। तो कौन कौन सा चीज आपको डाउटफुल लगता है उसको सबसे पहले, ये है आपका 2वीं सदी एक डाटा वाला, और ये है आपका फैक्चुअल नॉलेज फारस संबंध। तो ये दो चीजें आपको डाउट में होगी। फोक क्योंकि गुप्तकालीन भारतीय समाज का विवरण है, फोक क्योंकि में गुप्तकालीन भारतीय समाज का विवरण है। फोक क्योंकि किसकी रचना है, तो फाहियान की रचना है। फाहियान का कितने सालों के लिए भारत में आया था, 15 सालों के लिए आया था। कब आया था, 399 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक ये इंडिया में रहा, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार राजाओं के विषय में विवरण दिया है, ये विवरण दिया है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है भाई, हेरोडोटस है आपके इतिहास के पिता, इतिहास के पिता है ना। इसकी जो रचना है वो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में ही सबसे पहले इन्होंने एक इतिहास किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए, है ना, उसके बारे में इसने वर्णन किया है। और भारत जो और फारस के जो संबंध है उसके बारे में इसने वर्णन किया है। लेकिन 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 ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई है, ना कि 2वीं सदी ईसा पूर्व में। किसमें, 5वीं सदी ईसा पूर्व में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई है। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई। और फोक क्योंकि गुप्तकालीन, क्योंकि गुप्तकाल में आया था। और यहाँ पे आते हैं, सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार राजाओं के विषय में विवरण दिया है। ये सुलेमान क्या है, ये अरब यात्री है। ठीक है, सुलेमान क्या है, अरब यात्री है। और ये उस समय आया था जब त्रिपक्षी संघर्ष हो रहा था, है ना। कब आया था, त्रिपक्षी संघर्ष। और ये त्रिपक्षी संघर्ष में कौन थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये त्रिपक्षी संघर्ष किसको लेकर चालू हुआ था भाई, कन्नौज को लेकर चालू हुआ था। ठीक है, कन्नौज को लेकर चालू हुआ था। और कब हुआ था ये आपके 8वीं शताब्दी से लेकर आपके 9वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी तक भी चला है। कितने चरण रहे इसके, तो इसके कुल मिला के 6 चरण हुए, 6 चरण हुए। किसको लेकर हुआ था, कन्नौज को। तो वत्सराज है, ध्रुव है, इन सभी ने सबसे पहले ये त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। और त्रिपक्षी संघर्ष का कारण क्या था, तो सबसे पहले जो अवध है, मगध है, मगध की जो आर्थिक जो व्यवस्था थी या फिर जो उसके आर्थिक संसाधन थे वो उतने सुदृढ़ उस समय नहीं रह गए, है ना। या फिर जो मगध के क्षेत्र में आसपास में जो उत्पादन होता था गंगा नदी के किनारे, वो क्षेत्र उतने उत्पादन की दृष्टि से महत्व नहीं लगने लगे। तो उसके बाद जो क्षेत्र उभर के आए वो कन्नौज था। तो कन्नौज पे अधिकार करने के लिए हर्ष के बाद, जब हर्ष 647 ईस्वी में चला जाता है, तो हर्ष के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीनों जो महाशक्ति है, बंगाल में पाल वंश है ना, प्रतिहार वंश है कर्नाटक के आसपास में, नहीं ये गुजरात में है आपका, और ये है आपका राष्ट्रकूट जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में था। इन तीनों ने आपके त्रिकोणी संघर्ष में भाग लिया था। उस समय सुलेमान आया था और इसने विवरण किया है। तभी तो इसने क्या बोला है, राजा को बौरा बोला गया है, या फिर कई जगह अल बौरा मिलता है ना। तो वही ये स्टेटमेंट है इसका।
तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है आपको चुनना है। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ये तो गलत हो गया, तो 2 और 3 जहां पे है वो आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। त्रिपिटक की रचना बुद्ध के निर्वाण से पूर्व हो चुकी थी। बुद्ध के निर्माण से, तो सबसे पहले आपको बुद्ध के निर्माण जो है आपका कब हुआ था, बुद्ध को निर्माण कब मिला था, निर्माण, बुद्ध को जो निर्माण मिला था, बुद्ध को जो निर्माण मिला था वो हुआ था आपको 483 BC में। ठीक है, इसके बाद ही आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों की रचना हुई, जिसमें 4 जो संगीति हुई थी बौद्ध संगीति, उसमें ही इसको किया गया था। ठीक है, तो ये कथन तो पहले से ही गलत हो गया, बुद्ध के निर्वाण से पूर्व हो चुकी थी, ये तो गलत है। 483 इस BC पूर्व में प्रथम संगीति होती है ना। उसके बाद है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है, तो ये कथन सही है, आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं। अच्छा, ये कुछ ये कर दिया है, ये ऐसा नहीं होगा, ये जो होगा यहाँ पे जो रचनाकार है और कौन कौन सी रचना है जो सही सुमेलित है, इसके बारे में आपको ये करनी है। तो देखिए, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है, और इसी का जो वो किया है ना हमारे यहाँ, जो एक फिल्मकार थे, है ना, नाटककार थे, नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जिसने माटी की गाड़ी नाम से इसका अनुवाद किया है मृच्छकटिकम का। ठीक है, उसके बाद बुद्ध चरित वसुबंधु का है कि किसका है, वसुबंधु का बुद्ध चरित किसका है, एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित किसकी है, तो ये है आपका अश्वघोष की है। किसकी है, अश्वघोष की है बुद्ध चरित। ठीक है, अश्वघोष की है बुद्ध चरित। और मुद्रा राक्षस, अभी मैंने बताया जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको किस प्रकार से उसको हटाना है, इसके बारे में जो वर्णन है वो आपका मुद्रा राक्षस में था, जो कि विशाख दत्त की रचना है। तो ये सही है, ये भी सही है। हर्ष चरित बाणभट्ट का हर्ष चरित है, जिसमें राजा हर्ष के बारे में बताया गया है, तो ये भी सही है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, 2 तो गलत हो गया, 1 3 4 जहाँ पे भी है वो आंसर हो जाएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन आया है। और ये जो वसुबंधु था बुद्ध चरित वाला था, बुद्ध चरित अश्वघोष वाला, ये 2020 वाले प्री में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, इसके आगमन के क्रम को आपको बताना है कि कौन कौन किस किस समय आए। तो देखिए, सबसे पहले तो इनमें देखिए चारों नामों का पढ़ लिए, फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मेगास्थनीज सबसे पहले आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कब आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये आया था 302 BC से लेके 299 BC के बीच में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका फाहियान आएगा। क्या आएगा, फाहियान। फाहियान जिसकी रचना है फो क्यू की, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आएगा। कब आएगा, अभी मैंने इसका डेट बताया, 399 से लेके ये 414 AD के बीच में आएगा। यही काल है किसका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था। उसके बाद जो आएगा वो ह्वेनसांग आएगा, ह्वेनसांग आएगा। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आएगा, हर्ष के दरबार में आएगा, हर्ष के दरबार में आएगा। अच्छा, हर्ष के दरबार में आएगा, लेकिन इसका जो काल है वो क्या है, 630 से लेके 645 ईस्वी के बीच में। तो फाहियान और ह्वेनसांग दोनों 15 साल के लिए इंडिया आते हैं। ठीक है, उसके बाद है इत्सिंग। इत्सिंग कौन था, इसका शिष्य था या फिर दोस्त था, 2 अलग अलग सोर्स मैंने पढ़े थे, उसमें दोनों में अलग अलग बताया गया। इसका दोस्त भी बोलते थे, इसका शिष्य भी है करके बोलते हैं इत्सिंग। ये इत्सिंग वही है जिसने क्या किया है आपका, इत्सिंग वही है जो आपके ह्वेनसांग का जीवनी लिखा है। ठीक है, तो ये जो आया था, ये जब ह्वेनसांग जब भारत से लौटा तो बाद में ये क्या किया था, ये बौद्ध ग्रंथों को संकलन करने के लिए आया था। 672 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, 672 ईस्वी में ये आया था। तो क्रम को देख लीजिए इस प्रकार से, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये आपका क्रम हो गया। आप आंसर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। ठीक है, कनिष्क और फाहियान, और क्या आ रहा है आपका चतुर्थ महान बौद्ध परिषद। तो सबसे पहले
कनिष्क के समय में तो हुआ था चतुर्थ महायान बौद्ध परिषद। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, अंतिम वाला था। और ये हुआ था आपका 78 एडी में हुआ था, ठीक है। कई लोग बोलते हैं 78 एडी में हो गया था, कई लोग बोलते हैं 51 एडी में हो गया था, अलग अलग डेटें मिलती है, लेकिन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। देखिए फाहियान जो आया है भाई, वो आया है आपके 399 से 414 के बीच में आया, और यहाँ पे डेट हो रहा है 78 एडी, तो ये तो गलत खतन ही हो गया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग तो आया था आपके 630 से 645 ईस्वी के बीच में, ये इंडिया में रहा और हर्ष के दरबार में ही आया था, है ना। इसलिए ह्वेनसांग को क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि हर्ष से मिला उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हर्ष क्या करता था? सभी धर्म को सम्मान देता था, और जब ये बौद्ध धर्म में को अपनाया कौन? हर्ष, तो ये सबसे पहले, उससे पहले शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? शैव धर्म का, शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार से कोई कट्टरता का इसमें समावेश नहीं था, तो ये भी कथन गलत हो गया। निम्न से कौन से कथन दोनों कौन से सही है, ये बोल रहा है, तो ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आने वाले समय में अपन प्राचीन भारत की सीरीज ही आएगी, ठीक है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।